आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक चैप्टर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। ये पहला लेक्चर है क्योंकि ये टॉपिक ही काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए मैंने इसे काफ़ी डिवाइड किया हुआ है। करीबन 6 पार्ट बनेंगे इसके, तो आप ज़रूर देखिएगा। आप हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। जो भी आपकी आगामी वीडियो होती है कॉम्पिटिशन से रिलेटेड या जो भी आपके एकेडमिक कोर्सेज है उनसे रिलेटेड, तो अब वो आपको जानकारी यहाँ पे उपलब्ध होती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ मुदगल और आपका रीड क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या। एक ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन है, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तांबे की खोज हुई थी। और इससे पहले मतलब सबसे प्राचीन इसे सिविलाइजेशन का दर्जा मिला हुआ है। इससे पहले जो भी सिविलाइजेशंस, कोई भी ऐसी सिविलाइजेशन नहीं थी जो इससे पहले थी। सब या तो इसके सिमिलर्स आई या इसके बाद में आई। अब देखा गया इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब है कि ये जो पूरी सिविलाइजेशन बसी है, यहाँ पर देखिए ब्राउन पार्ट जो भी दिखाई दे रहा है, ये पूरा ब्राउन पार्ट की सिविलाइजेशन बसी हुई है। अब यहाँ पर एक रिवर फ्लो करती है जो कि तिब्बत घाटी, जो नेपाल के ऊपर जो तिब्बतियन एरिया है, तो वहाँ से मानसरोवर झील से नॉर्थ वेस्ट की तरफ एक रिवर फ्लो करती है। वो है इंडस रिवर, जिसको हम सिंधु नदी भी कहते हैं। अब ये नदी कश्मीर होते हुए सीधे पाकिस्तान में मूव करती है, डाउन में जाती है, यानी नॉर्थ साउथ वे में, और ये यहाँ से होते हुए ये सीधे अरब सागर में जाके मिल जाती है। इस पूरी जो नदी है, इसमें जितनी भी बीच में जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ट्रिब्यूटरीज के आसपास का जो भी क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक सिविलाइजेशन बनी थी। और इस सिविलाइजेशन के टॉपिक में हम जितने भी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनके फेजेस को देखेंगे। इसमें 3 फेजेस में आईबीसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 फेजेस बताए गए हैं। 3300 बीसी से लेके 2600 बीसी तक का एक फेज है, जिसको अर्ली फेज नाम दिया गया है। मेच्योर फेज यहाँ पर 2600 टू 1900 बीसी तक है, और ये लेट 1900 टू 1300 बीसी तक ये लेट जो उसका फेज है वो है। अब इसमें तीनों फेज में है क्या। अर्ली सिविलाइजेशन वो फेज है जहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई है। इसमें उन लोगों ने अर्ली फेज से कुछ सीखा है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, और यहाँ पर जाके उनकी पूरी तरह से सभ्यता डेवलप भी हो गई थी, और फाइनली जाके इसका अंत भी हुआ था। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका एरिया कितना बड़ा है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये वाइड स्प्रेड जो है वो कितना बड़ा है, तो हमें वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे एरिया, इतने सारे एरिया इसको नहीं पढ़ने, क्योंकि अभी तक जो साइट्स टोटल साइट्स है वो करीबन 1500 से ज़्यादा साइट्स की अभी तक खोज हो चुकी है, जिसमें कि पाकिस्तान में करीबन 500 साइट्स हैं और इंडिया में लगभग 850 साइट्स यहाँ पे मौजूद है। अब हमें इतनी सारी साइट्स तो पढ़नी नहीं है, हमें सिर्फ वो साइट्स पढ़नी है जो हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम या फिर जो आपके 12th लेवल का एग्जाम है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये इंडिया का पार्ट है। यहाँ पे देखिए राजस्थान वाले एरिया है, और यहाँ से पाकिस्तान लग गया है, और यहाँ पे अफगानिस्तान और इराक है। तो हमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया को पढ़ना है। अब यहाँ पर इंडिया में इंडिया में नॉर्थ वेस्ट में ज़्यादातर साइट्स आपको देखने को मिलेगी। नॉर्थ वेस्ट में ये हो गया नॉर्थ, और ये पूरा एरिया हो गया पूरा वेस्ट का। जो आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान में लगभग सभी एरिया में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सभी एरियाओं में आपको साइट्स देखने को मिलेगी। और अफगानिस्तान में आपका नॉर्दर्न वेस्ट एरिया जो है, नॉर्दर्न वेस्ट एरिया में ही आपको साइट देखने को मिलेगी। यहाँ पर पाकिस्तान की सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि देखिए जब 1947 से पहले पूरा इंडिया ही था, 1947 के बाद ही डिवाइडेशन हुआ है उसी टाइम पे। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान के एरिया में जो भी साइट्स थी, वो सबसे मेजर जो साइट थी वो थी हड़प्पा। हड़प्पा साइट पंजाब एरिया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा पंजाब लिखा हुआ। पंजाब एरिया, एक पंजाब अपना इंडिया में भी है, एक पाकिस्तान में भी, ये पाकिस्तान पंजाब एरिया है, ठीक है। तो पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया है, यहाँ पर रावी नदी के तट पर हड़प्पा साइट को खोजा गया था। ऐसी मोहनजोदारो साइट, यहाँ पे जो एक रिवर जो आती है जिसका नाम है सिंधु, सिंधु यानी इंडस। अब इंडस रिवर पे एक जो सेकंड मेजर साइट है वो है मोहनजोदाड़ो, वो सिंध नदी पे है, यानी इंडस रिवर पे है। अब ये दोनों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हड़प्पा कौन सी नदी पे है और मोहनजोदाड़ो
किस नदी पर है? तो हड़प्पा है रावी पर और मोहनजोदारो है आपका सिंध नदी पे, और ये सिंध प्रांत में है जबकि वो पंजाब प्रांत में है। ठीक है। मेहरगढ़, अब मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? ये बलूचिस्तान में। ये आप जो एरिया देख रहे हैं, ये पूरा जो एरिया है ये बलूचिस्तान का एरिया है, पाकिस्तान का ही एरिया है लेकिन ये अलग, इसको बलूचिस्तान एरिया कहा जाता है। अब यहाँ पर है मेहरगढ़, यानी मेहरगढ़ कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। कोट दीजी, कोट दीजी आपका ये है सिंध प्रांत में। ठीक है, ये आपका कोट दीजी है। चनुदारो ये है सिंध प्रांत में। ये देखिए, ये जो इंडस रिवर जो बह रही है यहाँ पे, जो इंडस रिवर आएगी, तो इस इंडस रिवर के लेफ्ट साइड में कोट दीची और चनुदारो है, और राइट साइड में मोहनजोदारो और अमरी है। ठीक है। सुतकांगडोर, अब सुतकांगडोर जो है ये बलूचिस्तान का बिल्कुल साउदर्न पार्ट है, साउदर्न वेस्टर्न पार्ट है। ये ईरान के बॉर्डर से टचमेंट में है। कहाँ पर है? ईरान के बॉर्डर से टचमेंट में है, और ये एक हम ये कह सकते हैं जो समुद्री जहाज आते थे उनके, जो व्यापारियों के, तो वो यहीं पर ज़्यादातर इस क्षेत्र में ही आते थे। तो सुतकांगडोर देखा जाए तो एक तरीके से बंदरगाह है, और ये अरब सागर से जुड़ा हुआ है। अमरी 7वें नंबर पे है। अमरी, अमरी इंडस वैली, जो इंडस रिवर है उसका राइट एंड जो बैंक है उस पर ये बसा हुआ है, यानी जो राइट का पार्ट है उस पर अमरी बसा हुआ है और मोहनजोदाड़ो बसा हुआ है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप इस मैप को आप ज़रूर देखा करें, क्योंकि मैप से ही आपको सारी बातें क्लियर होती हैं। अब बात करते हैं इंडिया की इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में। ये सारी की सारी साइट्स इंडिया की हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक साइट्स का नाम पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मांडा की। अब देखिए होता क्या है कि इतनी सारे जो ये ऐसे ऐसे जो नाम हैं, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये रहती है कि स्टूडेंट को ऐसे नाम याद नहीं रहते, और इवन ये भी नहीं पता होता कि फिर कौन से स्टेट्स में ये पढ़ेंगी, या एग्जाम के टाइम पे ये भूल जाते हैं। तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ उसका, वो तरीका आप याद रखना, आप नहीं भूलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मांडा की। मांडा, ठीक है। अब देखिए मांडा है जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। एक सिंगल साइड है ये, छोटी मोटी और भी साइड्स है लेकिन मेजर ये सबसे बड़ी सिंगल साइड है, जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से इस वाले एरिया में कोई भी साइड नहीं है, सब है नॉर्दर्न वेस्टर्न एरिया में। तो मांडा, मांडा से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए वहाँ पर क्या है, मिलिटेंट एरिया है वो पूरा, वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, जो टेररिस्ट हैं और जो इंडियन आर्मी है, तो उनके बीच में। तो क्या होता है, ज़्यादातर लोग इंडियन आर्मी में जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आदमी होते हैं। ठीक है, लेडीज़ तो होती नहीं है, लेडीज़ होती हैं जो बैक सपोर्ट्स में रहती हैं। तो फ्रंट में कौन रहता है? मैन रहता है। तो मैन से आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्रंट लाइन है यहाँ पर क्या आदमी लोग लड़ते हैं, जो सैनिक होते हैं, चाहे वो यहाँ से हों, इंडियन आर्मी से हों, चाहे वो पाकिस्तान से हों। ठीक है। अब राखी गढ़ी और बनवाली ये दोनों हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में। राखी गढ़ी और बनवाली, इसको कैसे याद रखें? देखिए यहाँ पर है ये लोकेशन, हरियाणा, पंजाब की बिल्कुल आपको थोड़ा सा ये नीचे साइड लग जाता है। तो बनवाली और राखी गढ़ी। अब देखिए राखी गढ़ी और बनवाली को कैसे याद रखना है? राखी, एक लड़की है हरियाणा की, उसका नाम है राखी। ठीक है। अब उसकी घड़ी खो गई है। कहाँ खो गई है? वन में। कहाँ खो गई है? वन में। अब वन क्या होता है? फॉरेस्ट। आप फॉरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वन, यानी जंगल। तो घड़ी कहाँ खो गई है? राखी घड़ी। राखी घड़ी बनवाली में। ठीक है, राखी घड़ी कहाँ खोई है? बनवाली में। इसके बाद में आ गया रोपड़। अब देखिए रोपड़ को अपन रैपर भी कह सकते हैं याद रखने के लिए, रैपर। अब देखिए पंजाबी जो होते हैं वो रैप करते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपने वीडियो चैनल्स वगैरह देखे होंगे, उनके जो सॉन्ग्स वगैरह आते हुए, तो उसमें रैपिंग का उनका बड़ा शौक होता है उनका। तो इससे आप याद रख सकते हैं रैपर। ठीक है, तो इसका जो नाम होगा वो होगा रोपर। ये देखिए यहाँ पर रोपर है। अब इसके बाद आता है आलमगीरपुर। अब देखिए मुगल जो एम्पायर था, जो पूरा एरिया कवर करता था, मुगल एम्पायर आपने पढ़ा होगा। तो मुगल एम्पायर में एक आलमगीर था। ठीक है, एक मुगल बादशाह था जिसका नाम था आलमगीर। अब आप उसी से याद रख सकते हैं कि दिल्ली के पास में क्या है? मेरठ, यूपी में एरिया आ जाता है दिल्ली के पास में, तो मेरठ है। तो मेरठ वाले एरिया को उसने एक नाम दिया अपने नाम पे, जिसका नाम था आलमगीर। ठीक है, अब क्योंकि जगह है तो उसको पहले क्या है, पुर कह के यूज करते थे। ठीक है, रामपुर, लक्ष्मणपुर, तो ऐसे ही उसने अपने नाम के आगे लगाया पुर, और उसको नाम दिया गया आलमगीरपुर। ठीक है। अब कालीबंगा,
सिक्स का है कालीबंगन। अब कालीबंगन, अब देखिए बंगन जो है, बंगन का मतलब होता है चूड़ियाँ, ठीक है, बंगन का क्या मतलब होता है चूड़ियाँ। अब काली यानी ब्लैक कलर की चूड़ियाँ होंगी। अब ब्लैक कलर की चूड़ियाँ पाई गई थी कहाँ पर, राजस्थान में, जिसका नाम पड़ गया कालीबंगन। यहाँ पर गुजरात में, अब यहाँ से गुजरात की देखिए बहुत बड़ी लिस्ट है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इतना बड़ा गुजरात में इतने जो मेजर एरिया है वो ये है। अब देखिए ये इस सारे एरिया को अपन इस तरीके से याद कर सकते हैं। आपको पता होगा मोदी जी का जन्म कहाँ हुआ है, भाई गुजरात में हुआ है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ है, वो भी गुजरात में हुआ है। अब देखिए कोई भी ये दोनों, सपोज ये दोनों लोग हैं, या अभी अपन मोदी जी के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर चुनाव वगैरह जीत गए। अब चुनाव में, अब ये दोबारा अपने जो अपना एरिया था जहाँ से इनका जन्म हुआ है, यहाँ पर लोग उनको जानते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये दोबारा पहुँचे। अब यहाँ पर अपने देश, क्या होता है जहाँ पे जन्म होता है वो उनकी मातृभूमि रहती है, ठीक है, तो अपने देश, तो आप देश से याद रख सकते हैं देशलपुर, ठीक है। उसके बाद में जब वो पहुँचेंगे तो जो बैंड बाजा बारात वाले लोग होते हैं जो बैंड बजाते हैं, तो वो अच्छे बढ़िया ड्रेसअप में कोट वगैरह पहन के अपना जो भी उनका सामान होता है, चाहे वो ड्रम वगैरह हो या फिर शहनाई वगैरह हो, तो वो बजाते हैं, तो वो कोट पहनते हैं, तो वो सुर वगैरह मिलाते रहते हैं, तो कोट पहन के यानी सुरकोतदा, ठीक है, आपको इतना याद रखना है, सुरकोट यानी सुरकोतदा, ये भी गुजरात में है। तो यानी मोदी जी पहुंचेंगे, सबसे पहले कहाँ पहुंच रहे हैं, देश में, अपने जो मातृभूमि है वहाँ पर पहुंच रहे हैं। उसके बाद में उनके स्वागत के लिए, लोग स्वागत करने के लिए क्या है, बैंड बैंड वाले आए हैं जो क्या है सुर निकाल रहे हैं, और वो क्या है कोट पहने हुए हैं, तो सुर कोतदा। फिर आते हैं ढोल भी बजेगा, डेफिनेटली ढोल बजना चाहिए, तो ढोल, तो उससे बनेगा ढोला वीरा यानी धोला वीरा। इसके बाद में लोथल। अब देखिए लोथल को कैसे याद रख सकते हैं, अब लोथल यानी देखिए जब मोदी जी आए तो जो स्वागत करने वाले लोग हैं, तो उसमें से एक व्यक्ति ने बोला ये थाली लो यानी थाल लो, और इससे आपका स्वागत करो। यहाँ से कहते हैं ना कि थाली में जो आरती वगैरह का सामान वगैरह होता है उससे आरती उतारी जाती है या टीका लगाया जाता है, तो ऐसे ही उन्होंने थाल दिया है, तो ये लो थाल यानी लो थल, आप लो थल यानी थाल लो। अब उसके बाद में देखिए क्या होता है कि जब रैली वगैरह निकलती है, ठीक है, जब कोई प्रधानमंत्री जब अपने एरिया पहुंचे तो क्या क्या हुआ है, एक तो अपने देश पहुंचे, सुर लगाए गए हैं, जो बैंड वाले हैं कोट पहन के सुर लगाए गए हैं, ढोल बज रहे हैं, और क्या है थाली दी जा रही है, जिससे आप टीकाकरण उनका कर सकें, उनकी आरती वगैरह उतार सकें। रंगपुर, अब रंग भी बरसाए जा रहे हैं। आपने देखा हो चुनाव वगैरह में, चुनाव वगैरह जीते जाते हैं तो क्या उनके स्वागत के लिए रंग उड़ाए जाते हैं, गुलाल वगैरह उड़ाए जाते हैं, तो उससे हो जाएगा रंगपुर। उसके बाद में नागेश्वर। नागेश्वर को कैसे याद रखना है, देखिए आपने देखा हो कि नरेंद्र मोदी जी जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ के जो बड़े तीर्थ स्थल होते हैं वहाँ पर जरूर जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है शंकर जी का तीर्थ स्थल है, और वहाँ पे क्या है जो शेषनाग है, तो उनकी भी पूजा करनी पड़ती है, तो वहाँ पर क्या है ये एक मंदिर में गए हुए हैं जो जिसका नाम है नागेश्वर, ठीक है, नागेश्वर मंदिर है, वहाँ पे शेषनाग की पूजा है, और अभी हाल ही में नाग पंचमी भी निकली है, उसी अवसर पे पहुँचे हैं, तो नागेश्वर से आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब 13 पोजीशन पे है, ये देखिए ये महाराष्ट्र में, ये है कहाँ पर, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है, यहाँ पे, ये एरिया महाराष्ट्र का है। अब महाराष्ट्र में क्या है, दैमाबाद, ठीक है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है ये, डिस्ट्रिक्ट कौन सी लगती है, अहमदनगर, और दैमाबाद कौन क्या है, ये एक साइट का नाम है, हड़प्पा साइट का। अब दैमाबाद आपको याद रखना है, ठीक है, यहाँ पर दया दी जाती है, क्या दी जाती है, दया, ठीक है। अब एक जो साइड है, मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान के बारे में अपने को ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ एक साइड देखनी है, तो ये अफगानिस्तान का मैप है। अफगानिस्तान में एक साइड है शुर्तगई, ठीक है, जिसको शुर्तगई भी कहा जाता है। अफगानिस्तान में ये देखिए यहाँ पर जो राइट पॉइंट है ये है शुर्तगई, ठीक है, तो आपको एक ही साइड बस अफगानिस्तान में आपको याद रखनी है। अब ये भी पूछ लिया जाता है, ये समझने वाली बात है, जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठती हैं या फिर अपने 12th लेवल के एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो आप अगर आपको ये पूरा आइडिया क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 साइड्स है, नॉर्थ, ठीक है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब यहाँ पर देखिए ये पूछा जाता है कि ईस्टर्न साइड कौन सी है, या सबसे वेस्टर्न साइड कौन सी है, या फिर नॉर्दर्न साइड कौन सी है, या फिर साउदर्न साइड कौन सी है, तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। ईस्टर्न साइड में सबसे पहले
आलमगीरपुर है जो मैंने आपको बताया मेरठ में है। मांडा सबसे टॉप साइट है, आप मैप में देख सकते हैं। लेफ्ट साइड यानी वेस्ट में सुतकंगडूर है जो मैंने आपको बताया था ईरान के पास में है। एक बंदरगाह है, वो एक पोर्ट है जहाँ पर जहाज वगैरह आते थे पानी के, और वहाँ से माल सप्लाई किया जाता था, विदेशी व्यापार चलता था। एक है दयामाबाद जो हमने अभी लास्ट में ही कवर किया है। दयामाबाद कहाँ पर है? अहमदनगर में डिस्ट्रिक्ट में और महाराष्ट्र में। अब देखिए यहाँ पे दो मैप आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है रिवर मैप और ये है विदाउट रिवर। यहाँ पर देखिए पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ठीक है। अब देखिए ये रिवर मैप इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको इंडस को थोड़ा समझना पड़ेगा। इंडस का जो ओरिजिन है वो भारत के नेपाल का जो उत्तरी एरिया है, ठीक है, तिब्बत की पहाड़ियाँ, तो वहाँ पर एक झील है। वहाँ पर कौन सी झील है? मानसरोवर। कहाँ पर है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है नेपाल का एरिया और यहाँ के पास में यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से एक झील जिसका नाम है मानसरोवर। मानसरोवर से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है इंडस रिवर, जिसको सिंधु नदी भी कहती है। जब ये निकलती है तो ये नॉर्थ साइड में जाती है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती है, कश्मीर होते हुए ये सीधे ऊपर जो गिलगिस्तान वाला एरिया है, गिलगित होते हुए ये सीधे आपका कहाँ जाती है? आपका ये खैबर पख्तून के एरिया में जो पाकिस्तान का एरिया है वहाँ से ये निकलते हुए ये पंजाब होते हुए और ये सिंध प्रांत में से निकलते हुए ये अरब सागर में जाके गिरती है नदी। ये पूरी नदी जो है इसको क्या बोलते हैं? इंडस रिवर। अब इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं यानी उनकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं ये झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये इनकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। और इन नदियों को भी सीक्वेंस में आपको याद रखना पड़ता है। झेलम सबसे पहले ऊपर झेलम चलती है, झेलम, चिनाब, रावी, रावी नदी पे हड़प्पा साइट बनी हुई है, रावी, व्यास, व्यास यहाँ पर है जो इसमें शो नहीं हो रही है, व्यास और सतलुज, सतलुज ये लास्ट रिवर है। तो ये सारी की सारी क्या है? इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट है, ये बिल्कुल बेसिक जानकारी थी। अभी हम इंडस रिवर के बारे में आगे भी पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक जानकारी थी ये। अगर ये जानकारी आपने अगर अच्छे से कर ली तो डेफिनेटली आगे के जितना भी इसका पोर्शन है वो आपको जल्दी समझ में आएगा और यहाँ से क्वेश्चन बहुत जल्दी आप आंसर कर सकते हो। जो भी आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम है या फिर आपका 12th लेवल का एग्जाम है, तो यहाँ से पूरा आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी बिल्कुल आने वाली है, बिल्कुल रेडी है, वो भी हम जल्दी ही अपलोड कर रहे हैं। और आप बिल्कुल आप इसे सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको जो भी वीडियो मिलती है तो वो आपको जल्दी पहुँच जाएगी। वीडियो पे समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।